नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 की पॉलिटी का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बाजार में कमीज। ठीक है, बाजार में कमीज। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाते। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत उच्च ब्याज दर पर 2,500 रुपये कर्ज पर लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उसे बेच देगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। प्राय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6,000 की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और स्वप्ना को 3,000 रुपये ही दिए। स्वप्ना केवल 3,000 रुपये। व्यापारी बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी फसल बेचता है। सेकंड, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। थर्ड, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती है और दबाकर कपास से गट्टर बनाती हैं। फोर्थ, सूत काटने की मिलें कपास के गट्टर खरीद लेती हैं। फिफ्थ, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। सिक्स, सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। ये सीक्वेंस है, ठीक है। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास न हो तो कुंडल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उसमें केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। इरोड में एक दुकान। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माता और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है।
निम्नलिखित उदाहरण में हम देखेंगे ये कार्य कैसे होता है। फर्स्ट देखेंगे, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट के बारे में, बाजार में यह व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। अब सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारी सूत ले जाते हैं। बुनाई करके रखने के लिए उन्हें अपने घरों के पास की व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे घर भी रखे हुए पावरलूम बिजली चालित करके को देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करगों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई के अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करगे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाक, कपड़े और चादरें इन करगों पर बनाई जाती हैं। ये देखो, ये थर्ड देखो, थर्ड पढ़ते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर के व्यापारी के पास ले जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यही हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। ये देखो, दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। बुनकर व्यापारी से सूद लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त है। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों को बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने कारखानों में बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करगे खरीदते हैं। एक करगे का मूल्य 20,000 है, इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करगों के लिए लगभग 40,000 का निवेश करना पड़ता है। इन करगों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपये कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था दादन व्यवस्था पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। जब व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। बुनकर सहकारी संस्थाएं, हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसे देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने में बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्था को कपड़ा खरीद कर उसकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीद कर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। ये देखो, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना।
इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने को बेचता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसाय भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चों में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी कर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका अर्थ है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उससे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी कर उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों से में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 प्रति माह होती है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। मजदूरों का भुगतान: दर्जी 3000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करना प्रेस 150 रुपये प्रति फीस, जांच करना 2000 प्रति माह, धागे काटने में बटन लगाना 1500 रुपये प्रति माह। संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। उनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1800 रुपये से बेची जाती है, रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसाय ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातकों से कमीज क्रय मूल्य 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने 200 रुपये संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज 900 स्टोर में रखने प्रदर्शन अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 लागत पड़ी, जबकि वह उसे 1800 में बेचता है। एक कमीज पर उसे 900 रुपये का मुनाफा हुआ। वह जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज और कार्यालय चलाने खर्च 25 रुपये प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बाजार में लाभ कमाने वाले लोग: बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केटिंग के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका को उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता: विदेशी व्यवसाय ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक की कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें केवल उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्न। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो उन्हें अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? ये देखो,
क्या आप ये जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते हैं, बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने, बड़ी बड़ी दुकानें और बहुत कम जमीनें। गरीब को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटे किसान स्वप्ना के मामले में हुआ। कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाए और कानूनों को दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। सतत विकास लक्ष्य 8, उचित कार्य और आर्थिक समृद्धि। चलो दोस्त, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं, साथ में ये देखते हैं शब्द संकलन। जिनिंग मिल वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्टर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चा आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। तो चलो दोस्त, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्वप्ना ने अपने रुई कुन्नूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेचती? क्योंकि स्वप्ना कुन्नूल आंध्र प्रदेश में छोटी किसान है और अपनी छोटी सी जमीन पर कपास उगाती है। उसने फसल के सीजन की शुरुआत में स्थानीय व्यापारी से पैसे उधार लिए थे। व्यापारी ने उसे इस शर्त पर पैसा दिया कि वह अपना सारा कपास उसे बेच देगी। इस प्रकार उसके पास कपास बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? श्रमिकों के रोजगार मजदूरी की शर्तें। ठीक है, तो श्रमिकों को एक दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है और उनका काम स्थायी नहीं है, यानी श्रमिकों को अस्थायी कार्य आधार पर काम पर रखा गया है। उनकी मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। मेरे अनुसार का श्रमिकों को उचित सौदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमने चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, चैप्टर में अपने पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन में व्यापार में मदद की होगी? तो थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि जैसे चीनी बाजार की श्रृंखला, गन्ना उत्पादक किसान, गन्ने की खरीद, चीनी मिल, थोक व्यापारी और फुटकर विक्रेता, उपभोक्ता। चीनी के उत्पादन व्यापार में मदद करने वाले लोग जैसे किसान, मिल मालिक, कार्यकर्ता, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बने कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों के आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। जैसे हमने देखा फर्स्ट और थर्ड दे रखा है, तो हम इसको ऐसे देखो। फर्स्ट देखते हैं, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। मतलब फर्स्ट आएगा स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। ठीक है, थर्ड पे आएगा, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। ठीक है, फिर आएगा फर्स्ट आएगा, पहले ये फर्स्ट आएगा,
फिर व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं, थर्ड आएगा। फिर आएगा हाँ, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है और उनके गटर बनाती है। ठीक, ऐसे इसमें बढ़ सकते हैं अपन। हाँ थर्ड, फिर 9 आएगा, इसमें 9 आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट, इसमें आएगा 7 आएगा। सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट 7th पर देंगे, 9 के बाद 7। फिर आएगा 5th, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। ठीक है, फिर आएगा नेक्स्ट 8 आएगा, बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 4th आएगा, गारमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। ठीक है, फिर अपना 6 आएगा, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसाय कमीजें बेचता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 6 हो गया। हाँ, फिर उसके बाद आएगा 2, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। ठीक है, इस तरह से अपन इनको जमा सकते हैं। कैसे, हमने पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर 9 आएगा, 9 आएगा, फिर 7 देखा था हमने, फिर 5 देखा था, फिर 2 देखा था, सॉरी ऐसे आएगा। इसमें 3 के बाद 9, फिर 7 देखा था, फिर 5 देखा था, फिर ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे 5 के बाद 8 देखा था। ठीक है, फिर 6, फिर 4 देखा था हमने, फिर 2 देखा था। ठीक है, ये सीक्वेंस से अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर के साथ साथ हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे, और तो नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।